आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड हुआ खत्म। धामी सरकार का बड़ा फैसला, नई शिक्षा व्यवस्था होगी लागू। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे सभी छात्र। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा अब जिम्मा। उन्नाव में बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज लगातार जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का लिया संज्ञान, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और उत्तर प्रदेश में मानसून की हुई एंट्री, कई जिलों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिल रही बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। जांच के लिए एसआईटी को वक्त दे दिया गया। सभी पहलुओं की गंभीरता से अब जांच होगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ने, पहले आपको बता दें कि यहां पर मुख्य सचिव सीएम योगी आदित्यनाथ के जो मुख्य सचिव हैं उनको रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एसआईटी को और समय दिया गया है। अब उनकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब और ज्यादा समय है जहां इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। तो चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आपको बताते चले कि एसआईटी को और समय दे दिया गया है। अब एसआईटी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गहनता के साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई नजर आने वाली है। और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चढ़ावा चोरी को लेकर आपको बता दें कि पहले चंपत राय से यहां पर बातचीत की गई थी, जिसके बाद अनिल मिश्रा का भी नाम अब सामने आया है कि अनिल मिश्रा गोपाल राव को भी यहां पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उन दोनों को नोटिस भेज दिया गया है। जब यहां पर पूछताछ होगी तो इन दोनों की हाजिरी होगी और एसआईटी की तरफ से पूछताछ के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल दागे जा सकते हैं जिसका जवाब देना अनिवार्य होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर खुलासा कैसे होता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए हाल ही में 15 दिन का और विस्तार मिला है और 15 दिन का और समय दे दिया गया। अब जो नई रिपोर्ट है वो 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शासन को एसआईटी की रिपोर्ट सौंपेगी। और क्या कुछ इस दौरान रहा है, क्योंकि 15 दिन पहले, 15 दिन अब और 1 महीने में जांच के दायरे को किस तरह से आगे बढ़ाया गया, जांच को लेकर क्या क्या तहकीकात की गई है, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार कार्रवाई का सिलसिला एसआईटी की तरफ से जारी रहेगा। चढ़ावा गबन और चोरी के इस पूरे मामले पर पुलिस आरोपियों की कस्टडी लेने और सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। किसी भी तरह की लापरवाही या कुछ भी यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी महज इंतजार किया जा रहा है कि एसआईटी इस पूरे मामले पर और किस तरह से कार्रवाई करती हुई फिलहाल नजर आने वाली है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की कस्टडी लेने की तैयारी में पुलिस है। जल्द अयोध्या एसआईटी पहुंचेगी और वापस से इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। अब एसआईटी को जो अतिरिक्त समय दिया गया है 15 दिन का और, यानी कि 15 जुलाई को रिपोर्ट पेश होगी, तो उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एसआईटी की तरफ से फिलहाल अभी जो जांच की जा रही है उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि चंपत राय से जो पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान जो भी यहां पर चीजें क्लियर हुई उसमें किसी भी तरह से एसआईटी की टीम संतुष्ट नहीं हुई है। अब गोपाल राव, अनिल मिश्रा से भी पूछताछ करनी है। पूछताछ के बाद कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा है। अब यहां पर 15 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। मामले में अभी तक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 8 लोगों पर एफआईआर की बात कही गई है। हालांकि चंपत राय, गोपाल मिश्रा और इसके साथ ही आपको बता दें तमाम जो और नाम सामने आए थे उनको क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपको बताते चले कि अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है, अभी और भी यहां पर नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि एसआईटी लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है, जहां लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। जांच कर रही है एसआईटी की टीम। 15 दिन का समय और दिया गया। अब एसआईटी 15 जुलाई को शासन को पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। न सिर्फ 15 दिन की बल्कि पूरे 1 महीने में किस तरह से कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया, इन तमाम पहलुओं के तहत यहां पर देखने को मिल पाएगा। एसआईटी की जांच में अभी तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कई बार मंदिर से दान की रकम पार की है और उसे अलग अलग जगह पर निवेश भी किया गया है, और 1 या 2 नहीं बल्कि 70 बार यहां पर चोरी हुई है। और उसी के बाद सवाल ये उठ जाता है कि 70 बार चोरी हुई, महापाप हुआ है, लेकिन जिसने भी यह महापाप किया है वो सिर्फ 8 लोगों का
का काम नहीं होगा। 8 लोगों से ज्यादा की संख्या यहां पर देखने को मिल सकती है और बहुत जल्द ही उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम यहां पर एसआईटी की टीम करती हुई नजर आएगी। हालांकि पुलिस ने कोर्ट की अनुमति के बाद आपको बता दें कि सभी आरोपियों को जेल में बंद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। सबसे कई सवाल पूछे गए थे, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होगा, लेकिन किसी ने भी कोई खास रिएक्ट नहीं किया, किसी ने भी उस सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने यहां पर केस दर्ज कर लिया है और एसआईटी का जो यहां पर समय सीमा बढ़ाई गई है, वक्त बढ़ाया गया है, तो एसआईटी की टीम इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई का सिलसिला तेज कर रही है। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जैसे ही हाईलाइट हुआ तो राम भक्त मायूस नजर आ रहे हैं और राम भक्तों का कहना कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर जोरों के साथ सियासत भी हो रही है और उसके पीछे की वजह ये कि आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो विपक्षी पार्टी अपनी पैठ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और इसी के चलते विपक्षी पार्टी का फिलहाल सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लेकर ये कहना है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी जिस तरह से जांच कर रही है वो फिलहाल ये दिखाता है और ये मैसेज देता है कि छोटी मछलियों को बचाने यहां पर जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो बड़े गुर्गे हैं उनको बचाने का प्रयास एसआईटी की तरफ से किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए एसआईटी का जो अब यहां पर समय सीमा है कार्रवाई को लेकर वो और 15 दिन के लिए विस्तार कर दिया गया है, तो ये जो पूरी 1 महीने की रिपोर्ट होगी तो क्या उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो पाएंगे? फ्रेम इसमें चल रहा है, ऑडियो आ रहा है। रमन, चलिए फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और ऐसे में उनसे संपर्क साधने की कोशिश यहां पर करेंगे। जो आपको बता दें, जो अभी तक खबरें सामने आई हैं उसमें बरामदगी अविनाश के पास से हुई थी, इसलिए उससे लंबी पूछताछ भी की गई है और सूत्र जो बताते हैं उसमें पूछताछ में यह पता चला कि टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय का ड्राइवर था, उसके पास गणना कक्ष की चाबी भी रहा करती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। इन सभी की मिली भगत से रकम की जाती थी, पार यहां पर की गई है। टिन्नू यादव और बैंक कर्मी चोरी की रकम में हिस्सा लेते थे और लगातार एसआईटी की टीम इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ केस दर्ज किया गया, बल्कि चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और गणना कर्मी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश और अवनीश शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पुलिस ने मंगलवार को जेल जाकर आरोपियों से पूछताछ भी इस दौरान की थी और पूछताछ में फिलहाल किसी भी तरह का कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ जिसको लेकर एक ये कहा जा सके कि एसआईटी या फिर पुलिस प्रशासन के हाथ एक बड़ी सफलता लगती हुई नजर आए। जहां पर आपको बता दें कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 15 दिन का जो समय बढ़ाया गया है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि शायद किसी तरह का खुलासा हो पाएगा। अब बात करते हैं वाराणसी से मिल रही बड़ी खबर की। दाल मंडी में शुरू हुआ मस्जिदों का ध्वस्तीकरण। बड़ी खबर, चौड़ीकरण के तहत किया जा रहा है ध्वस्तीकरण। आज 4 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल पाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच गिराई जा रही है मस्जिदें। आपको बता दें कि एक बार फिर से दाल मंडी में बुलडोजर का ये प्रहार देखने को मिल रहा है। हालांकि सौंदर्यकरण का हवाला दिया जा रहा है कि सौंदर्यकरण यहाँ पर करना है, इसके साथ ही अवैध रूप से जहां जहां कब्जा किया गया है वहां पर सभी को जमींदोज कर दिया जाएगा, चाहे मस्जिद हो, मजार हो या फिर कोई भी ऐसा यहां पर मकान दुकान क्यों ना बनाई गई हो। अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि दाल मंडी में एक बार फिर से मस्जिदों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। चौड़ीकरण के तहत, सौंदर्यकरण के तहत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। 4 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कड़ी सुरक्षा वहां पर लगाई गई है, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद है और पुलिस बल की तरफ से यहां पर फिलहाल कोशिशें की जा रही है कि बिना किसी हंगामे के तहत, बिना किसी की भी नाराजगी के तहत इस पूरे मामले पर एक सफलता हासिल हो सके, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। इसके साथ ही जो धर्मगुरु हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है और ये दाल मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से मस्जिदों को गिराने का काम शुरू किया गया। सुबह से लगातार इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि नोटिस पहले से ही आप चस्पा कर दिए गए थे और नोटिस जब चस्पा किए गए थे तभी कह दिया गया था कि यहां पर जितना जल्दी हो सके तो सभी लोग अपना अपना सामान लेकर कहीं और शिफ्ट कर दें। और प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, चूंकि देखिए दाल मंडी में एक बार फिर से प्रशासनिक अमले का ये बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल पाई?
बिल्कुल देखा जाए तो दालमंडी चौड़ीकरण का जो रास्ता था वो अब उसका कारवां अब एकदम निश्चित तौर से फाइनल दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि जो मस्जिदें जो मुख्य अड़चन मानी जा रही थी 6 मस्जिदें, उसमें से एक पर आज बस बुलडोजर की कार्रवाई हथौड़ा कहा जाए तो हथौड़े से और बुलडोजर दोनों की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए दालमंडी बाजार से सुगम रास्ते जो बजट बनाया जाने का प्रस्ताव था, उसमें ये समझिए तो आखिरी कील जिसे कहते हैं, आखिरी कील ठोकने का काम करेगा कि निश्चित तौर से देखा जाए तो दालमंडी में जो पूरा प्रकरण था वो मस्जिद को ही लेकर था, लेकिन अभी मुख्य मार्ग पर जो दालमंडी के प्रवेश मार्ग पर है वो लंगड़े हाफिज मस्जिद, अभी उस पर जो है बुलडोजर, चूंकि इमाम ने कहा है कि कुछ हमारी मांगे हैं उसको लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई रोकी है। बाकी अंदर जो मस्जिदें हैं उस पर कार्रवाई चल रही है। अब निश्चित तौर से दालमंडी से जो रास्ता काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए बनने वाला है, सुंदरीकरण होना है उसका रास्ता एकदम साफ होता दिखाई दे रहा है। आप प्रवीण देखिए, लगातार सौंदर्यकरण और चौड़ीकरण का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके हवाले से लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है, लेकिन जब प्रशासनिक अमला यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई करता हुआ नजर आया तो क्या किसी की तरफ से कोई भी नाराजगी व्यक्त की गई? जी बिल्कुल, मस्जिदों को लेकर लोगों के पहले से भी नाराजगी थी। आज भी जो है उन्होंने कहा कि सुबह सुबह इतनी जल्दी क्या थी, जो है कोई सूचना देना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि नोटिस हस्ताक्षर दी गई थी, सभी को सूचना यह चौड़ीकरण के जद में आता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने भारी मात्रा में, इतनी मात्रा में फोर्स अभी तक कभी भी दालमंडी के अंदर प्रवेश नहीं की थी, लेकिन निश्चित तौर से भारी मात्रा में फोर्स, पीएसी बल, अर्धसैनिक बल, महिला पुलिस बल, यहाँ तक कि कांस्टेबल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। उनकी देखरेख में पूरा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि विरोधाभास होना तय था। निश्चित तौर से जो लोगों का विरोधाभास था वो देखने को मिला, और अभी भी जो है लोगों को देखने हुआ विरोधाभास जारी है लोगों का कि मस्जिदों पर कार्रवाई इस तरह से जो है ठीक नहीं है। मस्जिदों का एक कहा जाए तो उनका ये कहना था कि उसका एक हल निकालने के बाद तब मस्जिद पर कार्रवाई हो। और देखिए, एक समुदाय लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ उनको लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। लेकिन प्रवीण, अब तक कितनी मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया और आगे भी इस तरह से कार्रवाई का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट? लगातार कार्रवाई चल रही है। एक मस्जिद जो बहुत कहा जाए तो सकरी गलियों में उस पर हथौड़े चल रहा है, और जो मस्जिद जहां बुलडोजर जाने की जगह है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, और आगे जो बची हुई मस्जिदें हैं उस पर भी कार्रवाई चलती रहेगी। अब जिला प्रशासन ने कहा है कि कार्रवाई रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि समय सीमा अब पूरी हो चली है। मुख्यमंत्री का, चूंकि मुख्यमंत्री ने डेडलाइन जो दी थी वो 30 जून को, वो भी अब पूरी हो गई है। आज 1 जुलाई हो गई है, तो निश्चित तौर से क्योंकि जो भी भवन है उसको डोमिनेट गिरा करके रास्ते में अड़चन है उसको साफ किया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा या फिर क्या कुछ तनाव जो वहां पर फैला हुआ है उसे कम करने का प्रयास किया जाता है प्रशासन की तरफ से, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर, बरेली से नोएडा के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। आज से शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा, जहां 2 जुलाई से बरेली दिल्ली फ्लाइट का संचालन भी शुरू। आपको बता दें कि सांसद छत्रपाल गंगवार करेंगे फ्लाइट सेवा का शुभारंभ, तो ये बड़ी राहत भरी खबर है, जहां बरेली से अब नोएडा के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि 2 जुलाई से बरेली दिल्ली फ्लाइट का संचालन भी शुरू हो जाएगा, और इस पूरे मामले को लेकर जहां शुभारंभ करते हुए फ्लाइट सेवा का नजर आने वाले हैं सांसद छत्रपाल गंगवार, जहां बरेली से नोएडा के लिए अब आने जाने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बरेली के लोगों के लिए दिल्ली नोएडा की यात्रा अब और भी आसान होने वाली है, क्योंकि लोगों का लंबे समय से जो इंतजार था वो इंतजार फिलहाल खत्म हो रहा है। 1 जुलाई से यानी कि आज से बरेली एयरपोर्ट से नोएडा के लिए जेवर एयरपोर्ट के लिए पहली उड़ान सेवा को शुरू कर दिया गया। उड़ान से पहले किराया भी महंगा हो चुका है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से उड़ान की तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी, ताकि किसी भी तरह से लापरवाही की तस्वीरें देखने को ना मिल पाए। लेकिन अब यहां पर राहत भरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं जो बरेली वासी हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना कि महज ये एक फ्लाइट का शुभारंभ या फिर फ्लाइट का संचालन नहीं है, लेकिन लोगों को अब रोजगार के प्रति भी यहां पर सजग और बेहतर सुविधाएं मिलती हुई नजर आएगी। उन्हें दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये अल सुबह की है, जब यहां पर फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ। किस तरह से यहां पर तस्वीरें सामने आई। टर्मिनल पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद छत्रपाल गंगवार केक
काटने के बाद यात्रियों को बोर्डिंग पास देते हुए भी आज नजर आने वाले हैं, क्योंकि सांसद छत्रपाल गंगवार ही फ्लाइट सेवा का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही 2 जुलाई से बरेली दिल्ली फ्लाइट का संचालन भी शुरू होने जा रहा है। और अब बात अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में चली तहसीलदारों की तबादला एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में करीब 25 तहसीलदारों का ट्रांसफर किया गया। आगरा के लिए आए 2 नए तहसीलदार, जहां हमीरपुर से शिखर मिश्रा आगरा ट्रांसफर किए गए। आपको बता दें कि बरेली से सुरभि का आगरा ट्रांसफर हुआ है। ये सूची और ये फेहरिस्त आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली है। तबादला एक्सप्रेस के माध्यम से कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, फेरबदल कर दिया गया, जहां आगरा के लिए अब 2 नए तहसीलदारों की तैनाती की गई है और जो पुराने तहसीलदार थे उनको नया यहां पर कार्य प्रणाली सौंप दी गई है। हमीरपुर से शिखर मिश्रा को आगरा ट्रांसफर कर दिया गया। बरेली से सुरभि का आगरा में ट्रांसफर हो चुका है। तो ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आने वाले समय पर ये जो फेहरिस्त है इसमें शायद इजाफा हो सके, कई और अधिकारियों के नाम आ सके जिनका तबादला कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव से पहले निश्चित तौर पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल पाती है। विकास कार्यों को तेज गति यहां पर मिल सके, कानून व्यवस्था भी बेहतर हो सके, तो उनके क्षेत्र में विकास कैसे और बेहतर किया जा सकता है और सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, उसको लेकर ये फेरबदल निरंतर होता रहा है। अमरोहा से बड़ी खबर, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 8 तमंचे भी बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि अमरोहा में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से असलाहा तमंचा भी बरामद किया गया है, जो कि अवैध बताया जा रहा है। और अवैध असलाहा फैक्ट्री का भी पुलिस ने फिलहाल भंडाफोड़ कर लिया है। और ऐसे में पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता बताई जा रही है, जहां पुलिस का ये कहना कि अभी महज फैक्ट्री का यहां पर भंडाफोड़ किया गया है, लेकिन आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें शायद इजाफा हो सकता है। उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान भी यहां पर उसके अन्य साथी कौन है इस बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता है। अमरोहा से खबर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अवैध असलाहा की जो फैक्ट्री है उसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया और पुलिस ने इस दौरान कई हथियार जब्त किए हैं और उन हथियारों को जब्त करते हुए आगे की जो कार्यप्रणाली है, जो आगे की कार्रवाई का सिलसिला है, उसे तेज किया जाएगा। आरोपियों से 8 तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए। थाना रजबपुर पुलिस, जिले की एसओजी, सर्विलांस, इन सभी ने मिलकर ये कई दिन से एक सूचना को डेवलप कर रहे थे, जिसमें थाना रजबपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम मनपुल है, वो और उसका साथी शकील, ये दोनों तमंचा बनाने की एक छोटी फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे खेतों के बीच में। सूचना जब डेवलप हुई, प्राप्त हुई, उसके बाद में दोनों जो टीम है वो मौके पर गई। मौके पर जाकर उन्होंने मनफूल को मौके से ही अरेस्ट किया और उसके साथ में जो भारी मात्रा में तमंचा और उसका बनाने का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 8 अवैध देशी तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 3 नाल और 2 अदबनी तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं। अगली खबर, जहां गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र के मलमलिया में बहू ने अपनी सास पर चाकू से जानलेवा हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया। वहीं आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि अवैध संबंध को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद नाराज होकर बहू ने अपनी सास पर ही हमला कर दिया। तो देखिए, फिलहाल बहू की गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बहू ने इसे का विवाद सास से हुआ था, जिसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते बहू सास पर अटैक कर देती है, जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल सास का इलाज अस्पताल में जारी है, जो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हालांकि पारिवारिक विवाद में क्या कुछ वो वजह रही, अभी वो भी पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन ये बड़ी सफलता गोरखपुर पुलिस के हाथ, जहां पर फिलहाल आरोपी बहू को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 जून 2026 को रात्रि में करीब 3 बजे 112 के माध्यम से थाना एम्स पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मलमलिया निवासी आशा देवी को उनकी बहू द्वारा पारिवारिक विवाद के दौरान प्राणघातक हमला करके घायल कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आशा देवी को चिकित्सीय उपचार हेतु एम्स भेज दिया। मौके पर उपस्थित अभियुक्ता वंदना को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। आशा देवी के पति की तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर दिल्ली लखनऊ हाईवे किनारे एक वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। वहीं आसपास के लोगों ने बुजुर्ग का शव देखने पर पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। तस्वीरें मुरादाबाद से आप तक साझा कर रहे हैं। हाईवे किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला है। शव की शिनाख्त की जा रही है, शव की पहचान लगातार की जा रही है ताकि पता चल सके कि ये बुजुर्ग है कौन और कहां से यहां पर पहुंचा। गोंडा से बड़ी खबर है। करंट की चपेट में आए भाई बहन, जो हादसे में भाई की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बहन घायल बताई जा रही है। जहां घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीएड की छात्रा बताई जा रही है घायल युवती। फिलहाल आपको बता दें कि हादसे की चपेट में भाई बहन आए हैं, जहां भाई की तो मौके पर ही करंट से झुलसने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई है। गोंडा से बड़ी खबर, करंट की चपेट में जो भाई बहन आए, बहन फिलहाल अस्पताल में जारी है क्योंकि गंभीर रूप से वो घायल बताई जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन मौके पर पहुंचे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ बेटे का शव देखकर, दूसरी तरफ अस्पताल में अपनी बेटी को देखते हुए। पर अब बात करते हैं मिर्जापुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। ठगी करने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। शादी के नाम पर आरोपी ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम देते थे और अब ऐसे में पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता। मिर्जापुर से खबर आप तक साझा कर रही है, जहां आपको बता दें ठगी करने वाले 5 आरोपी बताई जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो लोगों को लूटने का प्रयास करते थे और शादी के नाम पर आरोपी ठगी की बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। भोले भाले लोगों को अपनी जालसाज में फंसाने का काम यहाँ पर किया जाता था और पुलिस का ये कहना कि इस पूरे मामले पर जो भी और अगर इनके सदस्य हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पूछताछ यहां पर की जाएगी और पूछताछ के दौरान शायद चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। जहां आपको बता दें ठगी करने वाले 5 आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और इन 5 आरोपियों पर इल्जाम ये है कि ये शादी के नाम पर भोले भाले मासूम लोगों को फंसाने का काम करते थे और ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो बड़ी खबर, जहां मिर्जापुर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी, ठगी करने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही शादी का झांसा देकर या शादी के नाम पर आरोपी ठगी करने का काम किया करते थे। बात अगली खबर की करते हैं। सोनभद्र में जहां पहाड़ी नाले में नहाने उतरे 3 लड़के अचानक आए तेज बहाव की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौजूद लोगों ने बचा लिया है। आपको बता दें कि 2 युवक वहां पर बह चुके हैं। वहीं रेस्क्यू के दौरान एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है और अभी ये पता नहीं चल पाया है कि जो 2 लोग हैं वो किस जगह पर बहे, क्योंकि तेज यहाँ पर जो पानी का सैलाब था वो देखने को मिला। एक युवक को बचा लिया गया है वक्त रहते, लेकिन दूसरे और तीसरे युवक की अभी तलाश जारी है। पहाड़ी नाले के तेज बहाव में 3 युवक बह गए थे, लेकिन एक को सकुशल यहां पर किसी तरह से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन एक के शव को बरामद कर लिया गया। लेकिन जो बाकी 2 लोग हैं उनका अभी कुछ भी पता नहीं चला है, जिसको लेकर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं। साथ ही बांदा में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई, जहां महिला अपने पति के साथ बाइक से मायके जा रही थी। तभी दबंगों ने रास्ता रोका और फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि गोली महिला के पैर में लगती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि पुराने विवाद में पहले कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने वापस से उसी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और देखिए बांदा से खबर, जहां पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई है। हालांकि ये घटनाक्रम पहले भी घटित हो चुका है। पीड़ित परिवार का ये कहना कि जब पिछली दफा शिकायत की गई थी तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अपराधियों के और आरोपियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि वो मौके पर दोबारा पहुंचते हैं, फायरिंग के इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज जारी है। दिन दहाड़े महिला को गोली मारी गई है। महिला फिलहाल सुरक्षित है क्योंकि महिला के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसके बाद उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में शुरू कर दिया गया।
और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।